नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के विशेष सत्र पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने उठाए सवाल। दून नहीं गैरसैंण में सत्र कराने की मांग, सरकार ने दिया राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था का हवाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे की तैयारी तेज। 2 नवंबर को हरिद्वार, 3 नवंबर को जाएंगी नैनीताल। अलर्ट हुआ प्रशासन, पुख्ता हो रहे इंतजाम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने किया 2027 में कांग्रेस की जीत का दावा। यशपाल आर्य पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतभेद भुलाकर एकजुट होने की दी सलाह। और उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में नहीं मिल रहे रेडियोलॉजी पढ़ाने के लिए फैकल्टी, अस्पतालों में भी रेडियोलॉजिस्ट की कमी, कहीं छात्र परेशान तो कहीं मरीज। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस के पूरे 25 साल होने के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर राजधानी देहरादून पहुंच रही हैं। धामी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया तो इस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष पूछ रहा है कि विशेष सत्र देहरादून की जगह गैरसैंण में क्यों नहीं कराया गया, तो इस पर सरकार ने राष्ट्रपति की सुरक्षा का हवाला दिया। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 25 साल बाद भी गैरसैंण को इतना सुरक्षित नहीं बनाया जा सका है कि राष्ट्रपति का वहां दौरा करवाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। विशेष सत्र को लेकर गरमाई सियासत, विपक्ष ने उठाए सवाल। देहरादून की जगह गैरसैंण में सत्र की उठाई मांग, सरकार ने राष्ट्रपति की सुरक्षा का दिया हवाला। क्या 25 साल बाद भी गैरसैंण नहीं सुरक्षित? उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर 9 नवंबर को आयोजित कार्यक्रमों के तहत 3 से 4 नवंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून दौरे पर आएंगी। लेकिन इस बीच विपक्ष ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा है कि स्थापना दिवस के मौके पर जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसे देहरादून की जगह गैरसैंण में क्यों आयोजित नहीं किया गया। अब विपक्ष के इस सवाल का सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने राष्ट्रपति की सुरक्षा का हवाला दिया है। देखिए, हम लोग सभी की जो सुविधा है उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को आना है। उनके अपने निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, निर्धारित एक उनका सुरक्षा का भी एक वो होता है। उस सत्र में उनको भी हम सबका संबोधन करना है। इस दृष्टि से देहरादून भी चूँकि हमारी राजधानी है और यहाँ विधान भवन है, अच्छा उनका सत्र होगा, अच्छा उनका संबोधन मिलेगा। पूरे प्रदेशवासी कहीं ना कहीं जो 25 वर्षों की यात्रा है, उस यात्रा को अनंत की ओर ले जाएंगे। हिंदुस्तान श्रेष्ठ राज्य बनेगा देश का। नहीं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि उनकी सरकार पूरी तरीके से फेल है, कि गैरसैंण में सत्र कराने में उनको लग रहा है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को अपनी सरकार पे, अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर विश्वास नहीं है कि वो सुरक्षा का प्रोटोकॉल जो होता है उसका ध्यान रख पाए। अब सरकार राष्ट्रपति की सुरक्षा का हवाला देते हुए विशेष सत्र को गैरसैंण की जगह देहरादून में ही कराने की बात कह रही है। लेकिन जब सवाल सुरक्षा का है तो क्या देहरादून को सुरक्षित माना जा सकता है? अब ये सवाल इसलिए क्योंकि 2023 में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम देहरादून में चल रहा था। इसी दौरान देहरादून शहर में पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए चोरों ने रिलायंस ज्वेल्स से तकरीबन 9 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया था। दिन दहाड़े दून शहर के बीचों बीच इस वारदात ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। तो आखिर कैसे देहरादून को सुरक्षित माना जा सकता है? वही बात यदि उत्तराखंड के साथ ही अलग राज्य बनने वाले प्रदेशों की करे तो उसने अपने आप को अच्छा खासा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया है। लेकिन आज तक ना तो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून सुरक्षित है और न ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। फिलहाल इसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता दिख रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
23 दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में आने वाले बाहरी वाहनों की एंट्री पर ग्रीन सेस वसूला जाएगा। ग्रीन सेस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इससे आने वाली धनराशि का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण, सड़कों की साफ सफाई और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम में न सिर्फ सुधार होगा बल्कि राजस्व में भी इजाफा होगा। बता दें कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो खुद केंद्र में उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने पर अपना पक्ष रखते हैं। उत्तराखंड का देश के पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है और हम बहुत बड़ी हमको इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हमारा 71% भाग फॉरेस्ट से कवर है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और हम सभी की चिंता करते हैं ये प्रकृति, ये पर्यावरण सबका अच्छा रहे, तो राज्य के अंदर आने वाले लोग भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। देवभूमि है, देवभूमि में आएंगे। मैंने पहले भी ये ग्रीन बोनस का विषय उठाया था, अभी ग्रीन बोनस के रूप में तो नहीं, लेकिन राज्य सरकार को, केंद्र की सरकार इस पर विचार करते हुए अनेक प्रकार के सहायता अनुदान देती है, वो हमको मिल रहा है, पर हम इसके पक्षधर हैं कि हमको ग्रीन बोनस मिले। 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त तैयारियों का जायजा लिया। हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक प्लान पर भी काम किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। देखिए, जो मैं अभी प्रोटोकॉल से अभी जो प्लान प्राप्त हुआ है उसी क्रम में 2 तारीख को जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो प्लान है पतंजलि यूनिवर्सिटी में, उसके क्रम में आज यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो कार्यक्रम की रूपरेखा उसके क्रम में निरीक्षण किया गया है और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें प्रोटोकॉल के अनुसार लगातार इसमें तैयारियां की जाएंगी और कार्यक्रम से 1 से 2 दिन पहले इसका प्रॉपर रिहर्सल आदि कार्रवाई की जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगामी दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज स्थलीय निरीक्षण मेरे और जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उनको देखा गया है, किस तरीके से अरेंजमेंट्स किए जाने हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस दौरे को रखा गया है। आगामी 3-4 दिन महत्वपूर्ण है। नैनीताल जिले में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे की तैयारी चल रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जानकारी के मुताबिक यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल जिले के राजभवन के 125 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और इसके अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। लिहाजा कुमाऊं विश्वविद्यालय और डीएसबी परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारी तेज है। 4 तारीख को फिक्स हुआ है और 3 बजे से शुरू होगा शाम के समय। एंड इस कॉन्वोकेशन की जो खासियत है वो ये है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया इसकी चीफ गेस्ट होंगी। उनको प्रोग्राम हमको कल शाम को मिला है एंड अभी डिटेल प्रोग्राम हमारे को आएगा। टोटल इस बार 16,183 अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएंगी एंड वो डिग्री सब प्रिंटिंग के लिए भेजी जा चुकी हैं। किसी भी बच्चे को हमारे पास डिग्री के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 234 टोटल पीएचडी हैं जिसमें 3 डिलीट हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वें साल को रजत उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में विभागों की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड संस्कृति विभाग की ओर से भी निनाद का आयोजन किया जा रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। 9 नवंबर तक निनाद के तहत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। खास बात यह है कि उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों और अन्य देशों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड संस्कृति विभाग की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 1 नवंबर से 9 नवंबर तक रोजाना 3 सत्र का आयोजन किया जाएगा। हर सत्र में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य रूप से 1 नवंबर को कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पौड़ी के छात्र सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। इसी दिन जागर गायिका रामेश्वरी भट्ट,
यूली खेरी नागालैंड की प्रस्तुति और पद्मश्री सुरेश वाडेकर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं इसके साथ ही अलग अलग सत्रों में विभिन्न विषयों पर पैनल डिस्कशन भी किया जाएगा। 2 नवंबर को उत्तराखंड में सिनेमा विषय को लेकर पैनल डिस्कशन होगा। 3 नवंबर को उत्तराखंड की लोक भाषा एवं संस्कृति विषय को लेकर पैनल डिस्कशन होगा। 4 नवंबर को हिमालय के रंगमंच विषय पर पैनल डिस्कशन होगा। 6 नवंबर को नंदा राजजात पर पैनल डिस्कशन होगा। वहीं 7 नवंबर को हिमालय में खान पान, विरासत और उत्तराधिकार विषय पर पैनल डिस्कशन किया जाएगा। कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में संस्कृति विभाग की ओर से तमाम विषयों को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हम 1 से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर बृहद हिमालयन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें ninad-uttarakhand.com नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। बता दें कि सभी कार्यक्रम आम जनता के लिए निःशुल्क होंगे। जनता बिना किसी शुल्क के कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकती है। इसके अलावा पहले आओ पहले पाओ के तहत सीट बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है, लिहाजा आम जनता निःशुल्क अपनी सीट की बुकिंग भी कर सकती है। बता दें कि निनाद कार्यक्रम 1 नवंबर से 9 नवंबर तक देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों के साथ ही तीर्थ यात्रियों से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर चल रहे विकास कार्यों पर अपडेट लिया। जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद सीएम धामी पिथौरागढ़ के मुनस्यारी पहुंचे। बाजपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने 2027 में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करे। यशपाल आर्य ने बताया कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी संगठन सृजन अभियान के जरिए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है, साथ ही अपनी नीति रीति को जनता तक पहुंचाने का भी काम कर रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, कांग्रेस को संस्थात्मक दृष्टि से मजबूत करने की एक नई पहल है और कांग्रेस चाहती है कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर खड़ा दिखाई दे, बूथ कमेटियों का गठन हो, ब्लॉक इकाइयां, न्याय पंचायत स्तर पर हमारी कमेटियां मजबूत बने। ये 2027 की भी कवायद है। अन्य राज्यों में भी जहाँ पर चुनाव है, जहाँ चुनाव नहीं भी है, उन राज्यों में भी हम शासन सृजन अभियान के अंतर्गत रायशुमारी के जरिए अध्यक्षों का निर्वाचन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में रेडियोलॉजी विभाग में फैकल्टी की भारी कमी है। वहीं राज्य के सरकारी अस्पतालों में तैनाती के लिए रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में न केवल मेडिकल शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। रेडियोलॉजी विभाग में विशेषज्ञों की कमी के कारण MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी जांचों में देरी हो रही है। देहरादून के दून अस्पताल में रेडियोलॉजी स्टाफ की कमी से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिससे कई लोग प्राइवेट क्लिनिक की ओर रुख करते हैं। फरवरी 2023 की रिपोर्ट बताती है कि यहां केवल 2 फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट हैं और बैकलॉग इतना ज्यादा है कि कुछ जांचें आउटसोर्स करने की योजना बनाई जा रही है। हमने आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू हमने मरीजों के उपचार हेतु अल्ट्रासाउंड सुविधा दी गई थी, जिसमें अभी तक हमारे पास 3 रेडियोलॉजिस्ट आ चुके हैं। पहले हमारे पे 3-4 महीने पहले जब हमने शुरू किया था तो हमारे पे 1 रेडियोलॉजिस्ट था। फिर हमने देखा कि 1 रेडियोलॉजिस्ट करीब 50 से 60 अल्ट्रासाउंड दिन के हो रहे थे, फिर भी हमारी वेटिंग बनी हुई थी।
फिर उसका नंबर 2 बढ़ाया, तो 2 बढ़ाने में ये दिक्कत हुई कि जब वो छुट्टी जा रहे थे तो फिर दिक्कत आ जा रही थी। राज्य के 4 प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी 45% से 68% तक है। वीर चंद्र गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च श्रीनगर में 68.4% कमी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा 64.6% कमी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी 56.9% कमी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून 45.7% कमी। ये डेटा जुलाई 2024 का है। रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स में देरी से डायग्नोसिस लेट हो जाती है, खासकर इमरजेंसी मामले जैसे ब्रेन हैमरेज, कैंसर या फ्रैक्चर में। इससे मरीजों की जान को खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो देहरादून के सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारों के कारण मरीज प्राइवेट जांच कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां खर्च 5 से 10% ज्यादा हो जाता है। राज्य के 70% से ज्यादा इलाके पहाड़ी हैं, जहां पहुंचना मुश्किल है। विश्व बैंक की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की कमी और उपकरणों की अनुपलब्धता से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में मरीजों को रेफर करना पड़ता है, जिससे इलाज में देरी होती है। वहीं अब दून अस्पताल में फिलहाल 4 रेडियोलॉजिस्ट तैनात करने की बात कही जा रही है, जिसमें 3 को अपॉइंट कर लिया गया है और चौथे का बाकी है। की थी तो हमारे पे 4 रेडियोलॉजिस्ट IS हेल्थ केयर के थ्रू अपॉइंट हो चुके हैं, 3 तो अपॉइंट हो चुके हैं, चौथा ज्वाइन करने वाले हैं। तो 3 के रहने से हमारी काफ़ी सुविधाएं अच्छी इम्प्रूव होंगी। 2 रेडियोलॉजिस्ट सुबह के वक्त और 1 दिन के वक्त बैठने का उनका शेड्यूल बनाया हुआ है। तो लगभग दिन के हमारे इस वक्त 150 अल्ट्रासाउंड तक हो जाएंगे इसके साथ। रेडियोलॉजी फैकल्टी की कमी इस वक्त पूरे प्रदेश में बनी हुई है। सरकार को न केवल भर्ती तेज करनी चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने थलीसैंण का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हो रहे कई विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने क्षेत्र में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्रवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य की दिशा में भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा यहाँ पे लगभग 27 करोड़ रुपए की एक योजना का आज हमने भूमि पूजन किया है। और अब घर घर पानी देने के लिए हमने एक बड़ी योजना यहाँ के लिए लाए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है और जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, हमने विकास के कामों की कोई कमी नहीं रखी है। आप देख रहे हैं कि अब थलीसैंण को हम उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं। उसके जो है हमने पैसे अब मुक्त कर दिए हैं, उसका टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्दी हम उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। हमने आपने देखा होगा कि चौथान की रोडों के लिए, थलीसैंण की रोडों के लिए, यहाँ हर प्रकार के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज में भी गरीब बच्चों के लिए हम हॉस्टल बना रहे हैं। यहाँ पे विज्ञान संकाय बनके तैयार हो गया है। नरेंद्रनगर में इन दिनों श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेला लगा हुआ है। मेले के पहले दिन सांस्कृतिक संध्या में जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरद्वाज और लोक गायिका रेशमा शाह ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत मां कुंजापुरी की आराधना भजन से हुई। वहीं जागर सम्राट प्रीतम भरद्वाज की टीम ने गढ़वाली गीतों से कार्यक्रम में समा बांधा। मेले में आए दर्शक खूब थिरके और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। मैंने देखा है कि बहुत सारी हम क्षेत्र के लोकल जो कलाकार हैं, जैसे भाई हमारे भंडारी जी हैं, उनको इस मंच में मंच दिया गया। तो इससे क्या होता है कि क्षेत्र के कलाकारों को एक उत्साहित होते हैं कि हमने अगले साल के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने सरकार से गन्ना समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। किसानों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो 500 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित करे। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर किसानों को लाभ देने की मांग की। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग को नहीं सुना तो लक्सर शुगर मिल के बाहर हल्ला बोल वो करेंगे। और जो नए कनेक्शन हो रहे हैं उस पर, उन ट्यूबवेलों के ऊपर एकदम नई स्मार्ट मीटर जो आया है उसको लगाया जा रहा है। उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति में बड़ा आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। हर जगह जहाँ पे भी स्मार्ट मीटर लगेगा उसको जड़ से उखाड़ने का कार्य किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ता करेंगे और पदाधिकारी भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। रही बात गन्ना मूल्य की,
2 वर्ष हो गए गन्ना मूल्य यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नहीं बढ़ाया है उत्तराखंड में। और यही सरकार हरियाणा में है, हरियाणा में आज की तारीख में उन्होंने 415 रुपये गन्ना मूल्य घोषित किया है, जबकि हमारे यहाँ पे आज भी 375 रुपये का गन्ना मूल्य है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई ने राजधानी देहरादून डिवीजन में मुकदमा दर्ज कर जांच अपने हाथों में ले ली है। अब सीबीआई भर्ती घोटाले के इस पूरे मामले की जांच नए सिरे से करेगी। नकल माफिया के साथ ही आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी। उधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि सीबीआई ने एसआईटी से पूरी जांच डायरी और केस फाइल अपने कब्जे में ले ली है। बता दें कि युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की जा रही है। उस पर अभी सीबीआई का जो डीओपीटी में नोटिफिकेशन होना है वो गया है और सीबीआई रजिस्टर करेगी केस। फिर उसके बाद हमारे केस डायरीज जो घटी होगा वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो फिर उसके बाद आगे कार्रवाई सीबीआई करेगी। उत्तराखंड आबकारी विभाग को त्योहारों में खूब मुनाफा हुआ है। विभाग ने त्योहारों के महज 15 दिनों में नया रिकॉर्ड बनाया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के मुताबिक त्योहारों के 15 दिनों में प्रदेश भर में शराब की बिक्री 367 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 25% ज्यादा है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल का कहना है कि त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री में हर साल बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन इस बार के आंकड़े ऐतिहासिक है। देखिए, दीपावली पर हर बार प्रत्येक वर्ष अधिक सेल होती है, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक आए हैं। लगभग 25% की बिक्री, हमारी 25% अधिक की बिक्री हुई है, जिससे 367 करोड़ का राजस्व को सीधे सीधे हमारा राजस्व आया है। तो ये ट्रेंड जो दीपावली के हैं, ये पूरा ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहे हैं कि हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है। और हमारी पेटियां भी, जो जैसा कि मैंने बताया, 3.2 केसेस अभी तक ज्यादा, लाख केसेस अभी तक बिक चुके हैं ज्यादा। तो वो लगभग 10 लाख केस अगर ज्यादा बिकते हैं तो हम जो हमारा टारगेट है उसको पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ के पर्व का संपन्न हुआ। बता दें कि रुद्रपुर में हर्ष उल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया गया। झील किनारे बनाए गए घाट पर व्रती महिलाओं ने ईश्वर का स्मरण किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली गई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे चंदोला मेडिकल कॉलेज के एमडी डॉक्टर केसी चंदोला, पर्व की उन्होंने शुभकामनाएं दी। उधर रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा ने भी घाट में पहुंचकर छठ पर्व में हिस्सा लिया। आज के इस पावन पर्व में छठ पूजा का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये वो भाईचारे का एक संदेश है। हमारे माननीय मोदी जी का सफाई अभियान है। देखिए कितनी सफाई चल रही है, यहाँ पे कितनी सफाई है। और मैं इस पावन पर्व में यह उम्मीद करूँगा सब निरोगी रहें, धन धान से भरपूर रहें, वो खेतों में खूब अच्छा फल आए, फूल आए, सब्जियाँ हो गए, धान हो गए। ये अद्भुत संस्कृति है हमारी, अद्भुत ये व्रत है। 4 दिन तक चलने वाला है व्रत, जहाँ सूर्य उगने पे भी हम अर्घ देते हैं और सूर्य के अस्त होने पर भी हम अर्घ देते हैं। आज सूर्य उदय होने पर अर्घ देकर इस व्रत का प्रयाण किया जाता है और ये वास्तव में अद्भुत संस्कृति है। और हमने भी इस संस्कृति में शामिल होकर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी घाट है उन सबको सजाने का काम किया था और उसपे सारी व्यवस्थाएं, लाइट है, टेंट करने का भी काम नगर निगम द्वारा किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के विशेष सत्र पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने उठाए सवाल। दून नहीं गैरसैंण में सत्र कराने की मांग, सरकार ने दिया राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था का हवाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे की तैयारी तेज। 2 नवंबर को हरिद्वार, 3 नवंबर को जाएंगी नैनीताल। अलर्ट हुआ प्रशासन, पुख्ता हो रहे इंतजाम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने किया 2027 में कांग्रेस की जीत का दावा। यशपाल आर्य पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतभेद भुलाकर एकजुट होने की दी सलाह। और उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में नहीं मिल रहे रेडियोलॉजी पढ़ाने के लिए फैकल्टी, अस्पतालों में भी रेडियोलॉजिस्ट की कमी, कहीं छात्र परेशान तो कहीं मरीज।